और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पीडब्ल्यूडी में जयपुर एसीबी ने यह कार्रवाई की है। जयपुर में एसीबी की कार्रवाई, जहां पर रिटायर्ड एक्सीएन और एएन को 1,26,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। पीडब्ल्यूडी में जयपुर की ये एसीबी की कार्रवाई हुई। रिटायर्ड एक्सीएन और एएन को ट्रैप किया गया। 1,26,000 रुपए की रिश्वत लेते इनको गिरफ्तार किया गया। बिल पास करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। सौरभ, एक्सीएन और एएन दोनों ही शामिल थे, क्या था पूरा मामला? बड़ी कार्रवाई जयपुर एसीबी के द्वारा सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है? ये जो पूरा मामला है भरतपुर में 7वीं बटालियन पुलिस की जो जी बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि भरतपुर में 7वीं बटालियन का आवास का निर्माण कार्य चल रहा था। उस निर्माण कार्य के कार्यादेशों की जो बिल थे उसे पास करने की एवज में ये रिश्वत जो है वो मांगी गई थी। गिरिराज सिंह जी चाहर हैं जो सहायक अभियंता रिटायर्ड हैं। आप तस्वीरों में जिनको देख पा रहे हैं उन्हीं को ट्रैप किया गया। साथ में एक और अधिकारी हैं, उन्हें भी ट्रैप किया गया। ट्रैप की कार्रवाई जो है वो अब पूरी हो चुकी है और यहाँ पर पूरे जो जिस प्रकार की रिश्वत ली गई थी वो रिश्वत भी जो है वो बरामद कर ली गई है। लेकिन बहुत बड़ा मामला अपने आप में, क्योंकि जिस प्रकार से 7वीं बटालियन के जो निर्माण कार्य थे, 35 क्वार्टर बनने थे, उसके उन क्वार्टर के जो कार्यादेश थे, उसके जो बिल थे उसे पास करने की एवज में जो है वो रिश्वत जो है वो ली गई थी। और फिलहाल झोटवाड़ा में जो है कार्रवाई जो है वो चल रही है। सर्च की कार्रवाई भी यहाँ पर लगातार जारी है। मैडम जो एसीबी के अधिकारी हैं चंचल मिश्रा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। मैडम, किस प्रकार का पूरा मामला था और क्या कार्रवाई की गई है? ये एक्चुअली परिवादी ने हमारे पास शिकायत प्रस्तुत की थी। एक्चुअली राजस्थान पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि पुलिस पर्सनल के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो उसका निर्माण करें। तो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन अपने काम में मदद के लिए कुछ एएन और एक्सीएन को ऑन डेपुटेशन लेता है ताकि उन कार्यों की निगरानी की जा सके। तो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने एक कॉन्ट्रैक्टर को 7th RAC भरतपुर में 35 क्वार्टर्स के निर्माण का कार्यादेश जारी किया था। तो उनके कार्य के एवज में उससे समय समय पर उसके बिलों का भुगतान होता था। तो ये एएन रिटायर्ड जो अभी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में ऑन कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये अपने लिए प्रत्येक बिल की राशि में से 2% और अपने डीजीएम के लिए जो एक्सीएन स्तर का अधिकारी है उसके लिए 1% और अन्य स्टाफ के लिए 0.5% की राशि प्रत्येक बिल में से रिश्वत के रूप में, कमीशन के रूप में मांग रहे थे। तो जब हमने इसका वेरिफिकेशन कराया तो ड्यूरिंग वेरिफिकेशन पिछले बिलों की, लास्ट बिलों की परसेंटेज बेसिस में 68,000 रुपीज़ तब लिए थे और आज हमने उसको स्वयं के लिए 84,000 और अपने अधिकारी डीजीएम के लिए 42,000 रुपीज़, कुल मिला के 1.26 लाख रुपीज़ लेते हुए ट्रैप किया। तो इसमें कुछ और लोगों की भी मिली भगत है, क्योंकि जिस प्रकार से ये आपने बताया कि कई कार्यादेश के एवज में लगातार मांग रहे थे, तो पुरानी भी कोई जांच की जा रही है? और नहीं, वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी और चीज़ें आएंगी उसमें हम ले लेंगे। लेकिन अभी हमें इनको अरेस्ट किया है और इनके वेरिफिकेशन के आधार पर इनके अधिकारी डीजीएम जो एक्सीएन स्तर के ऑफिसर हैं अशोक कुमार वर्मा, उनको भी हमने डिटेन किया है। इसके अलावा भी अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों के नाम या कुछ और लोग इसमें शामिल होते हैं तो सही इंटरोगेशन करके और एविडेंस आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। घर में सर्च की कोई कार्रवाई की गई उसमें? अभी उनके घर पे एएन जो सत्यनारायण जीएस चाहर हैं उनके घर पे सर्च की कार्रवाई चल रही है हमारी, और एक्सीएन के घर पे सर्च की कार्रवाई को हमने भी पेंडिंग रखा है क्योंकि उनकी कोविड टेस्ट होना बाकी है। उसके पश्चात उनके घर पे सर्च की कार्रवाई। तो सिर्फ आपने सुना कि किस प्रकार से जो पुलिस क्वार्टर्स थे उनके निर्माण कार्य के
एवज में जो है वो रिश्वत जो है दोनों ने ली थी। और अब पूरी कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। लगभग जो चीजें मिली है, आप देख सकते हैं, ये जो नोट थे वो मिले थे और उन्हें अब जो है वो सील एसीबी के अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। कार्रवाई यहाँ पर लगभग अब पूरी हो चुकी है और अब यह जो है वो अब यहाँ से एसीबी ले जाया जाएगा। जिस प्रकार से चंचल मिश्रा जो एसीबी के अधिकारी, उन्होंने बताया कि चूंकि एक जो अधिकारी है उसके कोविड की रिपोर्ट आना बाकी है, तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद उनके घर पे भी सर्च की कार्रवाई होगी। और इससे पहले इन्होंने किस प्रकार से रिश्वत मांगी, ये तमाम चीजों जो पहलू हैं उनकी जांच की जाएगी। जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रिटायर्ड एक्सीएन है और एएन है, दोनों अधिकारी रिटायर्ड हैं या इनमें से एक अधिकारी रिटायर्ड है जो इस रिश्वत कांड में शामिल है? देखिए, एक अधिकारी जो है वो रिटायर्ड है, जिन्हीं के घर पे अब ये कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है। ये जो अधिकारी हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया गया था और उसी के तहत जो है वो इनका जो काम है वो, इनकी सेवाएं जो है वो ली गई थी। और दूसरे जो अधिकारी हैं अशोक कुमार, उनको जो है वो उनको भी ट्रैप किया जा चुका और इन्हीं की मदद से पूरा जो रिश्वत का धंधा था वो यहाँ पर चल रहा था। इन्होंने ही रिश्वत जो है वो मांगी थी। अब चूंकि दोनों बातें सत्यापन हो चुका है, रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है, तो उन दोनों को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। अब और किन लोगों की इसमें मिली भगत है, ये जानने की कोशिश जो है वो एसीबी द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त अलवर से एक बड़ी खबर मिल रही है। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। आपस में 2 बाइक की भी टक्कर हुई है। तो अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर, आपस में 2 बाइक्स टकरा गई जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये 3 अलग अलग हादसे हैं जिनमें 3 लोगों की मौत हुई है। अलवर में एक दिन में अलग अलग हादसों में, सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। शाम को 8 बजे के आसपास ताड़ू लाया गया, जिसके सिर में चोट थी और उसकी हालत गंभीर थी। उस वजह से उसको कोटपुतली सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर वो रास्ते में एक्सपायर हो गया। उसको वापस लिया आया गया और सुबह उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। उसकी मृत्यु सिर में चोट होने की वजह से हुई है। दूसरा केस था सोमदत्त, ये बाबरिया का था और इसके साथ साथ 2 दुर्घटना हुई थी, जिसमें दूसरा आदमी था वो भरतपुर का था, जिसका नाम आकाश है। इन दोनों के सिर में चोट थी। दोनों के सिर में चोट होने की वजह से दोनों की मृत्यु हुई, जिसमें सोमदत्त की तो ऑन द स्पॉट हो गई थी और आकाश को रेफर किया गया था, जो वापस आ गई थी डेड बॉडी। कल शाम के समय 7:30 बजे करीब अरसोरा और माजरा हीर के बीच में 2 बाइकों की आपस में टक्कर होने से 2 आदमी इंजर्ड हुए थे। तो दोनों। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था और पूरी तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी, तो पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर अचानक से एक्सीडेंट में कमी आ गई थी। लेकिन जैसे ही अनलॉक किया जा रहा है, फिर से एक्सीडेंट की तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। राजेंद्र जी, एक्सीडेंट की बात करें तो लगातार जो हादसों का जो दौर है वो जारी है। और जो आपने बात कही थी उसी का एक बानगी बताऊं, अलवर जिले में कल शाम को ही 2 अलग अलग जगहों पर हादसे मानपुर में हुए, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। जबकि एक MIA थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बाइक पर 5 लोग जा रहे थे, उनमें एक को ट्रक में कुचल दिया, वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। तो 5 लोगों की मौत पिछले 15 घंटे के बीच में ही अलवर जिले में हुई है। तो इस तरीके से लगातार लोग यातायात नियमों की पालना नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, उसकी वजह से ये हादसे होते हैं। और राजस्थान में जयपुर के बाद अलवर जिले में सबसे ज्यादा हादसों में मौत का जो आंकड़ा है वो सामने आता है। तो कहीं न कहीं लोगों को पुलिस जागरूक किया जाता है यातायात नियमों के बारे में, लेकिन लोग यातायात नियमों की पालना नहीं करते हैं, उसकी वजह से ये हादसे सामने आते हैं। लॉकडाउन के दौरान देश भर में जो सड़क हादसों से मौत का आंकड़ा था वो बहुत कम हो गया था, लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ तो पूरी तरीके से यातायात ट्रैफिक घूमने लगा, लोग
यातायात नियमों का उल्लंघन करने लगे, जिसकी वजह से यह हादसे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं फिर से आपके पास में लौटता हूं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अलवर के बुराड़ी गांव में दलितों पर दबंगों का कहर बरपा। दबंगों ने दलितों के घरों में घुसकर उन पर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दबंगों के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से दलित आक्रोशित हैं और पुलिस प्रशासन को उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और इसी खबर पर राजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेंद्र, अभी ताजा स्थिति क्या है अलवर के बुराड़ी गांव में? दलित समाज के घर में घुसकर इस तरीके से वीडियो जो वायरल हुए उसमें दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे हाथों में लेकर के उनके घर पे आकर के हमला किया है, जिसमें दलित समाज के 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, उनका इलाज के लिए लेकर आया। 8 दर्जन लोगों को चोटें आई। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहा है उसमें उनके घरों में आकर के गाली गलौज करके और मारपीट की गई है, हमला किया गया है, उससे कहीं न कहीं राजस्थान में दलितों को जो हमले हैं वो घटने के नाम नहीं दे रहे हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों को घेरे में खड़े आ रही है। पुलिस के द्वारा अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। हालांकि पुलिस दलितों पर हमले का बात तो स्वीकार रही है, लेकिन उसको दोनों पक्षों में रास्ते को, विवाद को लेकर के झगड़े के रूप में देख रही है। लेकिन पुलिस का जो नजरिया है वो झगड़े के रूप में दलितों पर हमले को के प्रति पुलिस की जो संवेदनशीलता है वो कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसकी वजह से पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। इसके मामले पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से दलित समाज में रोष व्याप्त है और दलित समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जी राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये पूरी घटना गांव बुराड़ी की है, जो अलवर तहसील में सदर अपन थाना लगता है। सुबह सुबह की बात है 9:30 बजे की। ये हर बार खेत को जोत जाते हैं, रास्ता पड़ता है उस रास्ते को हर बार जोत जाते हैं, मना करने पर भी जोत जाते हैं। लेकिन जब इनको हमने मना किया तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे ही जोतेंगे, और जोतने के बाद जब इनको मना किया तो ये लाठी डंडे फर्श लेके हमारे घर पे आ गए। तो भरतपुर में आज गुर्जर महापंचायत है। आज पीलूपुरा के अड्डा गांव में महापंचायत है। गुर्जर नेताओं से अधिकारियों ने वार्ता भी की। किरोड़ी बैंसला और विजय बैंसला से ये वार्ता हुई है। बैंसला के आवास पर यह वार्तालाप किया गया। सरकार एवं गुर्जरों के बीच मध्यस्थता नीरज के पवन कर रहे हैं। आसपास के 150 से ज्यादा गांव से ग्रामीण पहुंचने की संभावना है। तो गुर्जरों की महापंचायत की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किरोड़ी बैंसला और विजय बैंसला, जो कि विजय बैंसला किरोड़ी बैंसला के पुत्र हैं, उनके साथ सरकार की बातचीत जारी है। बैंसला के आवास पर नीरज के पवन सरकार की तरफ से मध्यस्थता करने के लिए पहुंचे। अधिकारी लगातार गुर्जर नेताओं के टच में हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार ने कल ही साफ किया था कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के चलते इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने होंगे और सभी आम जनों को जो इस आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं उनको भी सरकार ने सूचित किया था कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, लिहाजा कोविड-19 गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाए। भरतपुर में 2 एसटीएफ की कंपनियां फिलहाल तैनात कर दी गई हैं। 3 जिलों में एसटीएफ, आरएसी की एक कंपनियां तैनात हैं। सवाई माधोपुर, करौली, दौसा में अलर्ट मोड के अंदर फोर्स को रखा गया है और आरएसी की 5 कंपनियां, 2 एडिशनल एसपी की तैनाती की गई है। भरतपुर में 3 डिप्टी एसपी की भी तैनाती की जा चुकी है। तो फिलहाल भरतपुर में गुर्जर महापंचायत। सरकार लगातार बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से अधिकारी नीरज के पवन मध्यस्थता कर रहे हैं। उन चारों मुलाकातों में हर बार उन्होंने कहा हम करेंगे, हम देंगे, हम देंगे। भाई जब एक व्यक्ति, एक इस लेवल का व्यक्ति अगर ये कहे कि आई विल डू इट, यू हैव टू टेक इट ऑन फेस वैल्यू। अगर हमें ये पता होता कि इस तरह से सरकार
एमबीसी समाज के साथ और खास करके गुजरों के साथ बिहेव करेगी तो हम हर मीटिंग के बाद लिखवा लेते हैं और बोलते हैं सर इस पर साइन करो, ये डिस्कशन है। हम अपने एसओपी और टैट्स ही बदल लेते हैं, लेकिन ये तो समझते ही नहीं है। अगर इन्होंने 4 बार मीटिंग करके बोला कि ये मिलेगा, उसके बाद में हमारी चीफ सेक्रेटरी लेवल से 6 मीटिंग हो गई, पूरी ब्यूरोक्रेसी से मीटिंग हो गई, पता नहीं कितनी बार तो अनेकों मीटिंग हो गई, हम लोग थक गए। तो 12 सितंबर को हमने कहा कि आप हमें हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो हम लोग फिर मीटिंग करके आंदोलन करेंगे। और इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस समस्या को जिस तरीके से मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उलझाया, वो हमेशा आश्वासन देते रहे और नतीजन एक बार फिर से वो समाज सड़कों पर है। सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, केवल किसी के माथे टालने से काम नहीं होगा। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, उनको कोई न कोई उचित समाधान करके इस प्रदेश की शांति व्यवस्था का तो गुर्जर महापड़ाव पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। सतीश पूनिया का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस सरकार ने इस मामले को उलझाया है और कांग्रेस जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे ताकि सड़कों पर जाम ना लगे। एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की आहट प्रदेश में सुनाई दे रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे निगम में रण में टिकट के टेंशन की। आगे बढ़ते हैं और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम चुनाव से एक खबर मिल रही है। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। माकन के पास टिकट विवाद पहुंचा है। बंटवारा विवाद, खाली सिंबल पर यह विवाद हुआ है। हारे विधायक उम्मीदवारों ने अब सिंबल मांगे हैं। संगठन ने खाली सिंबल देने से इनकार कर दिया है। तो माकन के पास टिकट बंटवारा विवाद अब पहुंच चुका है। माकन राजस्थान के नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस के लिए और अब ये पूरा का पूरा विवाद अजय माकन के पास पहुंचा है। टिकट बंटवारे को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद है। उम्मीदवारों ने खाली सिंबल मांगे हैं। संगठन ने खाली सिंबल देने से इनकार किया है। फिलहाल इस पर माथापच्ची का दौर जारी है। नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये खबर है। इस समय नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने टिकट के लिए कल कांग्रेस नेताओं के पास पहुंचे भी थे और आज सिंबल को लेकर ये बड़ा विवाद सामने आया। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। गोवर्धन, अब ये विवाद बड़ा होता जा रहा है क्योंकि अजय माकन के पास अगर नगर निगम चुनाव का विवाद पहुंच रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि स्थानीय नेता इसे नहीं सुलझा पा रहे। देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कि नगर निगम चुनावों में जो विवाद है वो अब बढ़ता जा रहा है। 62 टिकटों के लिए विधायक और विधायक के हारे हुए उम्मीदवार ये चाह रहे थे कि उनको खाली सिंबल दे दिए जाएं, जबकि प्रदेश संगठन का ये कहना है कि जो विधायक और विधायक के उम्मीदवार हैं वो अपना पैनल बना करके दे दे और उसके बाद में उनको सिंबल देने पर फैसला होगा। इस मुद्दे को लेकर के कल भी बैठक हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची, लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब मामला अजय माकन के संज्ञान में लाया गया है और इस बात की संभावना है कि अजय माकन के डायरेक्टर आने के बाद ही अब आगे टिकट वितरण की प्रक्रिया चालू होगी। लेकिन इतना तय हो चुका है कि टिकट बंटने से पहले जब विवाद इस तरह से हावी हो रहे हैं, आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव हैं गिरिराज गर्ग, वो इस पूरे टिकट वितरण की प्रक्रिया के खिलाफ होटल जयपुर अशोक के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तो अभी ये शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़ा जो सवाल है वो टिकट वितरण की प्रक्रिया का है, क्योंकि जो नगर निगम में टिकट बंट रहे हैं वो विधायक या विधायक के हारे हुए जो उम्मीदवार हैं केवल उन्हीं की राय को प्रमुखता दी जा रही है और जो बाकी के कार्यकर्ता हैं, बाकी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि उनकी भी राय ली जाए। केवल विधायक और विधायक के हारे हुए उम्मीदवारों की ही राय के आधार पर टिकट नहीं बांटे जाएं। तो अब देखना होगा किस तरह से पार्टी आगे बढ़ती है और टिकट वितरण के बाद क्या प्रतिक्रिया इन कार्यकर्ताओं की होती है। जी गोवर्धन, नगर निगम चुनाव कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले ही नाराजगी के सुर
पूर्व प्रदेश महासचिव गिरिराज गर्ग समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। टिकट वितरण की प्रक्रिया से नाराज हैं। गर्ग होटल जयपुर अशोक में धरने पर बैठे हैं। गिरिराज गर्ग ने कहा, कई स्थानीय नेता कार्यकर्ता और पार्टी को खत्म कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए धरने पर बैठा हूं। गोवर्धन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं गोवर्धन की तरफ। गोवर्धन, नगर निगम के चुनाव में अगर इतनी पेचीदगियां, इतने आपसी विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं, जबकि सरकार को, कांग्रेस सरकार को राजस्थान में आए हुए 1.5 साल होने को आए हैं, अगर अभी से इतने विवाद आने शुरू हो गए हैं, अजय माकन तक बात पहुंच रही है, तो इसमें जो स्थानीय संगठन है उसकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं पहले बता रहा था, ये टिकट वितरण की जो प्रक्रिया है उसका जो पैटर्न है उस पे ज्यादातर नेता सवाल उठा रहे हैं और उसको लेकर के असंतोष के सुर उभर रहे हैं। गिरिराज गर्ग सहित और हर विधानसभा क्षेत्र में जो बाकी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, उनका ये आपत्ति है कि केवल विधायक और विधायक के हारे हुए उम्मीदवारों की ही राय नहीं ली जाए, बाकी के जो पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं उस विधानसभा क्षेत्र में उनकी भी राय ली जाए। दूसरा एक आपत्ति ये भी है कि विधायक और विधायक के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने ये डिमांड रख दी कि उनको तो केवल खाली सिंबल दे दिए जाए पार्षद टिकटों के, वो अपना नाम भर करके और टिकट बांट करके और फिर संगठन को सूचित करेंगे। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और ऑब्जर्वर्स ने साफ मना कर दिया है कि विधायक पहले सिंबल लेने से पहले अपना पैनल उनको भर करके दे। मैं आपको बता दूं कि पैनल के लिए विधायकों से केवल एक नाम का पैनल मांगा गया है कि वो वार्डवार जिसको टिकट देना चाहते हैं अपना एक नाम का पैनल दे दें, और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं विधायक के कांग्रेस के, उनसे 3-3 नामों का पैनल मांगा गया है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर के था कि कल जो विधायक और विधायक के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने डिमांड रख दी अचानक कि वो खाली सिंबल चाहते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी उनका साथ दिया, लेकिन संगठन ने साफ तौर से मना कर दिया और इसी वजह से ये पूरा विवाद है अब अजय माकन के पाले में पहुंचा है। अजय माकन जी, गोवर्धन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इस वक्त जयपुर से एक और बड़ी खबर, इंटर्न डॉक्टर्स को सरकार का बुलावा आया है। थोड़ी देर में शिक्षा निदेशालय में वार्ता शुरू होगी। तीसरे दिन भी उनका अनशन जारी है। 5 में से 2 छात्रों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। एसएमएस परिसर में यह अनशन चल रहा है। तो तीसरे दिन भी इंटर्न्स डॉक्टर का अनशन जारी है। हालांकि आज सरकार की तरफ से बुलावा आया है। एसएमएस परिसर के अंदर यह अनशन किया जा रहा है और आज क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, इस वार्ता के ऊपर निर्भर करता है सरकार की तरफ से क्या वार्ता होती है, इंटर्न्स की कितनी बातें, कितनी मांगे मानी जाती हैं। फिलहाल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। इनमें से 2 इंटर्न्स की तबीयत बिगड़ने की खबर भी सामने आ रही है। जो 5 छात्र बैठे थे, इनमें से 2 की तबीयत खराब होनी बताई जा रही है। फिलहाल सरकार की तरफ से निमंत्रण आ चुका है। सचिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सचिन, ये कोविड-19 का काल चल रहा है, कोरोना काल है, ऐसे में अगर इंटर्न्स जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत इस समय तीमारदारी के लिए मरीजों के समय जरूरत पड़ती है, वो अनशन पर बैठे हैं, सरकार की तरफ से बुलावा आ चुका है, आज उम्मीद की जा सकती है सचिन की कोई रास्ता निकलकर सामने आएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल पहले दौर की जो वार्ता हुई थी, शाम को चिकित्सा शिक्षा सचिव हैं वैभव गालरिया, उनके साथ सचिवालय में इनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने उनका ज्ञापन भी लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जो स्टाइपेंड इन लोगों को मिलता है, वो स्टाइपेंड 7,000 रुपए, जो कि देश में काफी कम है, और जबकि अन्य राज्यों में ये स्टाइपेंड करीब 23,500 रुपए तक है। और उनका ये भी कहना है कि इस स्टाइपेंड को बढ़ा करके 30,000 रुपए किया जाए। साथ ही हर साल 10% फीस वृद्धि का जो राइटर लगाया गया है, ठीक इसी तरह से इनकी जो स्टाइपेंड है उसमें भी 10% की वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो इनका अवधि, ये जो हड़ताल की अवधि है जिसमें ये अनशन पर बैठे हैं, तो इसको भी समायोजित किया जाए, उसे अवकाश या छुट्टी ना माना जाए, उसे समायोजित किया जाए। साथ ही जो वैभव गालरिया है सचिव, उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी मांगे जायज है, सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, और इसी को लेकर के इन्होंने आज आश्वासन ये मिला है इनको कि अगर सरकार को, चलिए इंतजार करते हैं सचिन क्या कुछ इस वार्ता में निकलकर डॉक्टर्स और सरकार के बीच में निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कोरोना काल में नवरात्रि की।